पहली पुस्तक है परत। लफ्जियात पे भारत में हिंदी साहित्यकारों में पहले व्यक्ति हैं सर्वेश भैया जिन्होंने लफ्जियात पे बात करी, और अभी तक इकलौते व्यक्ति हैं लफ्जियात पे बात करने वाले और पुस्तक लिखने वाले जिनकी पुस्तक आप किसी को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और आप अपने से मतलब किसी को कहने का मतलब आप अपनी बहन को भी दे सकते हैं कि लो पढ़ो और ये पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। उसमें कहीं भी नाम मात्र का ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मतलब कोई असहजता हो। दूसरी पुस्तक है पुण्यपथ। पुण्यपथ इन्होंने लिखा CANRC का जो मुद्दा चल रहा था कि बांग्लादेशी और पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आएंगे, उनके साथ यहाँ पे क्या क्या व्यवहार किया जाएगा, कैसे उनको नागरिकता मिलेगी, तो आखिर वो यहाँ क्यों आए, किस दंश को झेल करके आए और क्या क्या स्थितियां उनके साथ परिस्थितियां बनी, उस पे लिखी गई पुस्तक है पुण्यपथ। तीसरी पुस्तक है पूर्णाहुति, और हमें लगता है कि ये तीनों पुस्तकें सबके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि पहले दो का तो विषय मैंने बता दिया। तीसरी पुस्तक में अकबर के आखिरी चित्तौड़ आक्रमण के बारे में बताया गया है। एक छवि जो बनती है द ग्रेट की, उसको हम नहीं अकबरनामा में अबुल फजल जो लिखे हैं वहीं से फैक्ट उठा करके, अबुल फजल दरअसल अकबर के दरबारी साहित्यकार थे, उनके दरबार में रहते थे और उनकी प्रशस्ति लिखते थे, तो उन्होंने जो लिखा होगा अकबर के बारे में सच ही लिखा होगा और शानदार बना के लिखने का प्रयास किया होगा। उसी बात को सर्वेश भैया ने वहीं से फैक्ट उठा करके अपने तरह से पेश किया है, और ये दिखाया है कि किसी राज्य को जीतने के बाद वहां के 40,000 30,000 निहत्थों को कटवाना ये कहां की महानता है। तो पूर्णाहुति भी पढ़ी जानी चाहिए। और इसके बाद अभी कई पुस्तकें हैं जो इनकी अभी प्रकाशित होने के क्रम में है, प्रतीक्षा में है, तो शानदार लिखते हैं। और यदि आप ऐसे नियमित पढ़ना चाहते हो तो फिर भैया के फेसबुक पे जाइए। हम लोग तो एक अनुरोध करते हैं कि आप अपने फेसबुक पोस्ट का एक संग्रह छपवाइए, अद्भुत लिखते हैं। तो ये है, तीनों पुस्तकें पढ़िए। हम लोग तो प्राउडली कहीं भी शेयर करते हैं कि भाई प्राउड फील होता है कि हमारे बैच में भी ऐसे लोग थे, इतने विद्वान लोग। हम लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इतना विद्वान लोग, इतने गहन चिंतन वाले लोग हैं अभी। मैं खुद इसको जीवन यापन के मामले में हम लोग भी जैसे तैसे ही कर रहे हैं और हिंदी के लेखक कम से कम जीवन जैसे तैसे ही यापन करते हैं, बाकी तो जो है वो है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से माधव मशीनरी में हैं और आज हमारे पुराने साथी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कल वीडियो मैंने पोस्ट किया था अपने नई शुरुआत के लिए माधव मशीनरी के बारे में। सर्वेश जी हैं, कई सारे किताबें लिख चुके हैं और बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं। रजनीश जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे इस नए माधव मशीनरी नए स्टोर पे। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, नए प्रतिष्ठान के लिए। मेरा नाम सर्वेश है और हम शिक्षक हैं और लिखने की एक बुरी आदत है, तो वो सब बुरी आदत है। हाँ, तो कौन कौन सी किताबें आपकी बेस्ट सेलर जो रही? तीनों खूब पढ़ी गई मेरी। तीनों बेस्ट सेलर रही और ये हमें प्राउड होता है इनके साथ जब भी मिलते हैं कि हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। मेरा नाम रजनीश है और मैं भी एक निजी शिक्षक हूँ, निजी विद्यालय चलाता हूँ अपना, रजनी मेमोरियल ग्लोबल स्कूल के नाम से। और बाकी अच्छा लगता है अभिषेक भैया से मिलके, सर्वेश भैया से मिलके, सर्वेश भैया के सानिध्य में ही रहना होता है। अंदर लेके चलते हैं, बात करते हैं। और आज ये वीडियो देख के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कैसा लगा हमारा ये नया शुरू? बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी के दौर में, अभी तो चुनाव बीता है हम लोगों के यहाँ और सारी राजनीतिक पार्टियां इसी के इर्द गिर्द हल्ला मचा रही थी कि हम रोजगार रोजगार रोजगार। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने स्तर से अगर इस तरह का कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमको लगता है कि आपके यहाँ से जितने लोग निकलेंगे यहाँ से अपना रोजगार और अपना प्रतिष्ठान खड़ा करके, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा। परसों देखा था मैंने आपका वीडियो, तो आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम हमारे ख्याल से 2015 के आसपास से आप काम कर रहे हैं, पिछले लगभग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और इसी काम को आप कर रहे हैं। रोजगार ही दिया है आपने, तो ये प्राउड फील होता है कि आप जैसे बड़े भाई लोग हैं और अभी जो कर रहे हैं ये तो और शानदार है। आने वाले समय में अभी सूचना मिल रही है कि लोन मेला लगने वाला है, तो उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शुरुआत करें लेकिन अभी उनके पास कोई आइडिया नहीं है, बजट नहीं है, तो सारी चीजें आप एक छत के नीचे सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो काफी शानदार है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामना।
रजनीश जी ने एक परिचय नहीं दिया जो आप मंच संचालन का, जो मंच संचालन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप मंच से जब आप बोलते हैं दमदार आवाज के साथ। कई सारे हम लोग आयोजन में एक साथ रह चुके हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे लघु उद्योग से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मशीनें यहाँ पे एक छत के नीचे रहे, और कोई भी आए तो सबसे पहले लोगों के मन में ये डाउट होता है ना कि भाई मशीन हम लगा लें, हमरा से चली कि ना चली, इस मतलब कैसे हम कर पाएंगे, होगा कि नहीं। बहुत सारे लोग मन में ये डाउट होता है, ये उधेड़ में समय निकल जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि मशीनें रेडी मोड में रहे, लोग आए, बटन दबाए, अपना मन करे 1 घंटा 2 घंटा काम करके देखे, चला करके देखे। फ्री ट्रेनिंग कैसे चलाना है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप मतलब आर्थिक जो परेशानियां हैं, जो लोन की अभी बात हो रही थी, वो अगर सुलझ जाए ना, तो कई बार आदमी सोचता है, आइडिया भी होता है गांव के लड़कों के पास, लेकिन बजट नहीं होता, बजट नहीं होता। तो उसकी अच्छा, व्यवस्था सबसे जो ज्यादा हो जा जरूरी है, लोगों को जानकारी का अभाव होता है। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, लोग को पता नहीं होता है, और घर बैठे सरकार को गाली देते रहते हैं कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारे पास बजट नहीं है, हम करे तो करे क्या। लास्ट में वही दूसरे राज्यों में उतने पैसे के लिए जाते हैं, और फिर वही जो पलायन में देखा गया कि पैदल अभी आप कई योजनाओं के बारे में बता भी रहे थे कि 35% अभी पीएमएफएमई योजना है, वही चीज हम लोग गाइड करते हैं। अंदर बैठ के हमारी टीम है, जो लोग आते हैं तो भाई कौन सा उद्योग लगा रहे हैं, कौन सी योजना आपको, पीएमएजीपी योजना है जिसमें आपको 35% सब्सिडी मिलता है, शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी, और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि केवल बिहार के लिए है। बिहार के लिए है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें 50% सब्सिडी है, और वो आता है अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में हर साल आता है, और उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। उसमें हमको लग रहा है कि कुछ लोगों को देना होता है, 800 लोगों के या 400 लोगों का पिछला बार था, इस बार का डाटा मुझे क्लियर नहीं है। उसमें होता है कि लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका नाम आ गया उसको ट्रेनिंग देती है सरकार, और 50% मान लो 10 लाख रुपए मिला तो आपको 5 लाख लौटाने नहीं है, और जो 5 लाख होता है वो भी 84 किस्तों में देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं, उस पर 7-7 हजार के आसपास उसमें आता है शायद मेरे ख्याल से। तो इस तरह से बिना इंटरेस्ट का सरकार पैसे देती है, लोगों को जानकारी नहीं होता है। पीएमएफएमई योजना है आजकल, जो फूड से रिलेटेड कोई भी उद्योग करना चाहते हैं, खाने पीने का उद्योग करना चाहते हैं, चाहे चाउमीन का हो, चाहे सत्तू बेसन आटा का हो, सरसों तेल का हो, खाने से रिलेटेड कोई भी उद्योग हो, तो वो उद्योग आप 35% सब्सिडी के साथ कर सकते हैं। उसका हम लोग लगातार लोग करते हैं, और ऐसा नहीं कि लोगों को बताते हैं, हमारी टीम है। जो आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे बैठ करके सारा आप आइए, आपके पास पेपर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होता है कि पेपर हमारे पास कहाँ से आएगा, पेपर लोन में कुछ ऐसे पेपर मांग दिया जाता है जिसको लोग पता भी नहीं होता है। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होगा, वही लेके आइए, बाकी सारी चीजें हम व्यवस्था करा देंगे, जो नहीं है वो हमारी टीम करा देगी। तो इस तरह से हम लोग केवल बताते नहीं है, लोन करवा भी देते हैं हमारी टीम लग करके उद्योग विभाग के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा नहीं है कि भाई केवल हम गोपालगंज की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में योजना चल रही है, उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। वो सारी घर पे मशीनें बेच करके अपना इंजीनियर जाता है, सेट करके ट्रेनिंग देकर, तब तक ट्रेनिंग देता है जब तक वो आदमी बोलना दे कि हम चला लेंगे। 1 से 1 दिन 2 दिन में हो ही जाता है, पूरी तरह से तैयारी हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी उद्योग में, सेल का होता है। भाई सेल हम कैसे करेंगे, लोग होता है कि हम बना तो लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, बेचेंगे कैसे। तो नए लोगों का ये जानकारी का अभाव होता है, नए लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जैसे अब हम लोग फूल लगाते हैं गमले में, तो उसमें एक डंटा लगा दिया जाता है कि जब तक वो अपने जड़ से मजबूत ना हो तो फूल कहीं गिरे नहीं। तो हम लोग उस डंटे का काम करते हैं कि भाई आप नई शुरुआत है तो आपको हम लोग सपोर्ट करते हैं। प्रचार प्रसार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी प्रोडक्ट को ग्लोबली ले जाना है तो सोशल मीडिया सबसे आसान है। तो वो चीजें हम लोग प्रचार प्रसार करके, या ऑलरेडी हम लोग की टीम से इतने दिन से काम करें तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब संपर्क में है, तो उन लोगों से संपर्क करके मार्केट दिलवा देते हैं। तो खड़ा हो जाए, बिजनेस चलने लगे, तब तक हम लोग सपोर्ट करते हैं, और फ्यूचर में भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड हम करते हैं। बेरोजगारी के लिए सरकार को दोष देने और रैलियां निकालने से बेहतर है कि आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिले और अपना धंधा शुरू कर ले, अपना रोजगार शुरू कर ले। सुन के अच्छा लग रहा है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है, और पैसा, मशीन, सब सब्सिडी जो आपने बताया, तो किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। सरकार को दोष देने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता खुद चुन ले, और इतने विकल्प दिख रहे हैं, और नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाए। क्योंकि आप एक छोटा सा भी उद्योग लगाएंगे तो 4-5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपने क्षेत्र में, गांव पे बढ़ावा दे सकते हैं। धीरे फैक्ट्री बढ़ेगा, आपका उद्योग बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। और इस तरह से लोग, अभी जैसे चुनाव बीता है,
जितनी जितनी पार्टी के लोग झंडा ढोए हैं, अब वो 5 साल कोई काम नहीं आने वाला। जो जीता वो भी नहीं आएगा, वो अपना काम सरकारी अपने नियम के हिसाब से करेगा, जो उसको काम मिला वो करेगा। आपके घर आपको रोजगार देने नहीं आएगा, और जो हारा वो भी नहीं देने वाला। अभी भी समय है कि लोगों को पार्टी का झंडा ढोने से बढ़िया अपने बारे में सोचा जाए। साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखिए कि वो झंडा ढोते हैं, उनके पीछे उनकी बिजनेस चल रही होती है, उनका फैक्ट्री चल रहा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अपने आसपास भी देखेंगे तो कितने सारे बिजनेसमैन दिख जाएंगे। वहीं के धन से तो दे के झंडा ढोवा रहे हैं, वहीं से अर्जित करके धन दे के झंडा ढोवा रहे हैं, और पार्टी के से थोड़े ढुलवा रहे वो। और जिसको भी रोजगार करना है, सच में अगर धन कमाना है, किसी को दोष मत दीजिए, ये तो सब कुछ दे रहे हैं आप। बस आधार कार्ड है जो सरकार ने बनवा रखा है, पैन कार्ड भी बनवा रखा है, आप वो लेके आइए। आपको धन कहां से आएगा उसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। मशीन कौन सी लगानी है उसका सलाह आपको ये देंगे। मशीन में रॉ मटेरियल्स क्या लगेंगे वो आपको ये व्यवस्था करके देंगे। और सबसे बड़ी चीज भैया कि प्रोडक्ट तैयार होने के बाद बिकेगा कैसे, इसकी व्यवस्था करें। अब इसके बाद क्या चाहिए भाई तुमको? अभी अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर शायद आप उस कंपनी का भी नुकसान ही कर रहे हो जिस कंपनी में जाके काम कर रहे हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते, और यदि किसी कंपनी का आप, मेरी जो समझ है, मैं अपूर्व गौरव एक मित्र है हमारे, सीए हैं, तो उनसे बात हो रही थी। मैं बोला कि सैलरी कैसे फिक्स किया जाता है? जब हम किसी कंपनी के फाउंडर बने या डायरेक्टर बने तो हम सैलरी कैसे तय करें? तो वो बोले कि भाई अगर किसी को आप 10,000 रुपए दे रहे हो तो आप सोचो कि 60,000 रुपए आपकी कंपनी को उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिनिमम भी देखा जाए तो 4 गुना होना चाहिए। हाँ, तो अगर 10,000 किसी को दे रहा है तो उससे 40,000 हमको मिलना चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया कि 10 का 20 भी दे दे तो 10 तो मेरा बच जाएगा। तो उसने कहा नहीं, उसको बैठने की व्यवस्था आप दे रहे हो, उसके लिए एक चेंबर बनवा रहे हो, उसका रिस्क कवर कर रहे हो, उसका एक मेंटल तुम्हारे ऊपर बर्डन बना हुआ है। सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 5 से 6 गुना होना चाहिए। मिनिमम भी हो तो 4 गुना होना चाहिए। अगर 40,000 रुपए का आउटकम है किसी की तरफ से तो आप 10,000 रुपए दे सकते हो। तो यदि कोई कंपनी आपको 10,000 रुपए का वेतन दे रही है, इसका मतलब आपसे कम से कम 40,000 वो कमा रही है और उसके बाद 10,000 दे रही है। मतलब 50,000 का आप काम करते हो तो 10,000 आपको मिलता है। उससे बेहतर है आप यहाँ पे आओ, कितने सारे मतलब ऑप्शंस हैं, आप कोई चूज करिए और काम करिए। बाकी मैं पूरा डिटेल, इनका फेसबुक लिंक भी, फेसबुक आईडी भी दूंगा, और जितने भी किताबें हैं इनकी बेस्टसेलर, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाएं, परचेज जरूर करें। और बाकी यहाँ टाइम मिले तो एक बार यहाँ पे जरूर आइए, यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको कि भाई ये सारी चीजें देख के आपको अच्छी अनुभूति होगी। रोजगार लगाएं या ना लगाएं, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी न किसी को इससे सहायता मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए, और काफी अच्छा लगा मुझे, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।